नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सेटनेट अध्ययन में। जैसे कि आप सभी को पता है, देख रहे हैं हम उपन्यास झूठा सच। इसमें हमने लगभग 39 भाग देखे हैं और आज इसके आगे का भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि जो तारा जो है, तारा अपने जहाँ पर जॉब करती है उसी छत पर से उसको एक वहाँ की जो लाहौर में उसकी पड़ोसी थी सीता, वह उसको दिख जाती है और दोनों बातचीत करती है और तारा के ऑफिस में भी सीता एक लिपिक का काम करती है। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे का भाग अभी। बस स्टैंड के समीप प्रायः एक अद्भुत चलता फिरता रेस्तरां देखा करती थी। यानी बस स्टॉप जो था, बस स्टैंड के बस स्थानक के बाजू में ही एक रेस्तरां था जो कि चलता फिरता। पूरा रेस्तरां बाइसिकल पर था। बाइसिकल के आगे तारों के बनी बड़ी टोकरी में उबले हुए चनों का बर्तन और भटूरे भरे रहते थे। यानी वो साइकिल पर एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर दिया था जो कि नाश्ते का हो, और ऐसे ही वो साइकिल पर लेकर घूमता था। उस पर चनों का बर्तन, छोले भटूरे ऐसे वो मिलते थे। साइकिल के बीच के डंडे पर थैलों में सामान भरा रहता था। साइकिल स्टैंड पर खड़ी रहती साइकिल के पीछे कैरियर पर तह हो जाने वाली छोटी सी मेज फैली जाती थी। यानी पूरा जो साइकिल पर भी सेटअप था उस घूमते हुए रेस्तरां का, छोटे से होटल का। मेज पर एक छोटी सी अंगीठी रहती थी। साइकिल वाला साइकिल के हैंडल से लटकी एक बाल्टी में से तशरिया चम्मच निकालकर चने परोस देता और अंगीठी पर भटूरे सेक कर देता जाता। 3-4 ग्राहक मेज को घेर खड़े होकर खा लेते। यानी 3-4 ग्राहक यदि आता है तो वो साइकिल खड़ी करके स्टैंड पर उसी में से वो साइकिल के डंडी पर जो थैले हैं उसी में से निकाल कर वो जो चने हैं और भटूरे उसी से थोड़ी सी स्टैंड पर वो कैरेल होता है, उस कैरेल पर ठिंगी चलाकर उसी में से सेक कर देता है। एक बार एक 4-5 लोग वह साइकिल को घेर कर खा लेते थे। उसका 6-7 बरस का बेटा साइकिल के दूसरे हैंडल से लटकी बाल्टी में से गिलास निकालकर समीप के नल से पानी देता था। यानी वो साइकिल वाले का जो छोटा सा लड़का था, 6-7 वर्ष का, वह उसकी दूसरी हैंडल की दूसरी तरफ से खड़ा था और वो नल से पानी लेता था। झूठी तश्करियाँ और चम्मच नल पर धो लाता। उस मोड़ पर ग्राहक निबट जाने पर पूरी दुकान साइकिल पर दूसरे मोड़ की ओर चली देती। यानी वह उस स्थान का पूरा जो ग्राहक हो जाने के बाद वही साइकिल दूसरी स्थान पर चली जाती थी। तारा को गर्व अनुभव होता रिफ्यूजी के मुक्त स्थान और राशन मांगने की लांछना। इससे अच्छा उत्तर और क्या हो सकता था। यानी वह जीने का जो प्रश्न था यह इसने हल किया था। खुद का रोजगार उसने आरंभ किया था। तारा पूरी जो दफ्तर का काम समझने लगी, दफ्तर में देर तक ठहरने लगी थी। यानी उसको तारा को जैसे जैसे काम करने में रुचि आ रही थी, काम सीख रही थी, वैसे वैसे उसको दफ्तर में आने लौटते से देर होती जा रही थी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट शिवनाथ मिश्रा जी पुराने ढंग के अफसर थे। यानी वो उस ऑफिस में जो सुपरिटेंडेंट थे, सुपरवाइज़र कहा जाए तो, वह शिवनाथ मिश्र जो तो पुराने ढंग के, पुराने ख्यालात के थे। अपनी कुर्सी पर 8 घंटे बैठे रहते तो बंद गले का कोट और किश्ती टोपी अपनी जगह पर बनी रहती। यानी वो कुर्सी पर एक ही स्थान पर 8-8 घंटे बैठकर काम करते थे। सब कुछ वहाँ हिलते ही नहीं थे। दफ्तर में पान भी नहीं खाते थे। चपरासी उनके लिए लंच भी नहीं लाता था। यानी वो दफ्तर में पान भी नहीं खाते थे, दोपहर का भोजन लंच भी नहीं करते थे। मिश्रा जी परिश्रमी थे। 13 बरस पूर्व अपर डिवीजन क्लर्क भर्ती हुए थे। यानी वो 13 वर्ष पूर्व वहाँ पर क्लर्क के लिपिक के रूप में भर्ती हुए थे। अपनी आधे व्यवसाय से उन्नति करके सुपरिटेंडेंट बन गए थे। यानी वो लिपिक के तौर पे उनका प्रमोशन हुआ था और अब वो सुपरिटेंडेंट बन गए थे। तारा को उनकी सहायता के लिए असिस्टेंट के टेम्पोरेरी
अस्थायी पद के लिए सौंपते हुए डायरेक्टर साहब ने इशारा कर दिया था, होम सेक्रेटरी ने भेजा है। यानी वहाँ पर तारा को भेजते हुए होम सेक्रेटरी ने भेजा है, ऐसा कहा था। मिश्रा जी को 20-21 बरस की एमए पास अनुभवहीन लड़की को असिस्टेंट के स्थान के लिए भेज दिया जाना भला नहीं लगता था। यानी मिश्रा को उस वहाँ पर जो असिस्टेंट के स्थान पर एमए पास और अनुभव नहीं है, ऐसी लड़की को भेजना अच्छा नहीं लगता था, योग्यता नहीं थी, तो वह मन में ही झिक रहे थे। उससे काम में सहायता की आशा हो सकती थी। ऐसी 6-7 रिफ्यूजी लड़कियां दफ्तर में और भी आ गई थी। यानी वो तारा के साथ ऐसी अन्य भी कोई 6-7 लड़कियां वहां पर भर्ती हो चुकी थी। मिश्रा जी ने कुछ विरक्ति से ही तारा को काम सौंपना शुरू कर दिया। यानी मिश्रा जी ने तारा को काम देना सौंपना प्रारंभ कर दिया। जल्दी ही उनका विचार बदल गया। वे उसके पास अधिक फाइलें भेजने लगे। 2.5 महीने बाद उन्होंने सिलाई की मशीनों की दरखास्तों के केस सहाय से लेकर तारा को सौंप दिया। यानी वो धीरे धीरे काम बढ़ाते हुए तारा की ओर काम का बोझ बढ़ा दिया। जून के आरंभ में सुपरिटेंडेंट मिश्रा जी ने तारा पुरी को उसकी अपॉइंटमेंट फाइल पूरी करने के लिए बुलाया। यानी जून के आरंभ ही जो अपॉइंटमेंट की फाइल है वह पूरी करने के लिए बुलाया। तारा को लाहौर में एमए की विद्यार्थी होने और दिल्ली में समाज सेवा का काम करने रहने के कारण सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए एमए पास मान लिया गया था। यानी वह भी तारा को जो एमए पास की जो डिग्री थी वह मिल गई और वह एमए पास ही माना गया। मिश्रा जी ने उससे औपचारिक रूप से प्रश्न किया, आप किसी राजनैतिक दल की सदस्य तो नहीं है? यानी मिश्रा जी ने तारा से पूछा, क्या आप किसी राजनीतिक दल की सदस्य तो नहीं है? राष्ट्रीय सेवा संघ या कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध या सहानुभूति तो नहीं है? यानी किसी राष्ट्रीय या कम्युनिस्ट पार्टी से कोई सहानुभूति तो नहीं है? ऐसे लोगों की सर्विस में नहीं लिया जा सकता। यानी जो वो राजकीय पक्ष में है या कम्युनिस्ट पक्ष में है, यानी वो राजकारण में है या अन्य तरह से वह सहायता लेते हैं या मदद लेते हैं, तो उनको सर्विस में नहीं लिया जा सकता, ऐसा वे कह रहे। जी नहीं, तारा ने उत्तर दे दिया। कानपुर, कलकत्ता और बम्बई की हड़तालों के समाचारों के पश्चात ऐसा उत्तर देने में उसे कोई संकोच नहीं था। यानी उसने कहा कोई नहीं है, यानी वह नहीं भी थी। व्यर्थ उत्पाद खड़ा करने वाले लोगों से वह सहानुभूति और संबंध स्वीकार करना नहीं चाहती थी। यानी जो व्यर्थ उत्पाद खड़ा करने वाले, व्यर्थ बात करने वाले, आश्वासन देने वाले हैं, ऐसे लोगों से तारा मदद नहीं लेना चाहती थी। 1948 जून से शरणार्थियों की सहायता का काम नए मंत्री को सौंप दिया गया था। यानी 1948 से जब नया मंत्री बना था तो उनको शरणार्थियों का काम सौंप दिया गया था। नए मंत्री सक्सेना साहब की नीति दूसरी थी। अब दफ्तर में छोटे कर्जों के लिए प्रार्थना पत्र का हिसाब लगाकर कर्जे बांट सकने और भिन्न भिन्न कैंपों से 10 लाख व्यक्तियों के लिए आए बिलों के हिसाब के अतिरिक्त दूसरी बातें हो रही थी। यानी वो कर्जों के साथ साथ जो शरणार्थी थे उनकी अन्य समस्या या अन्य प्रश्नों की ही बातचीत हो रही थी, काम चल रहा था। अब सहायता देने का अर्थ शरणार्थियों की भोजन, वस्त्र और औषध की आवश्यकताएं पूरी कर देना नहीं, बल्कि उनके लिए निरंतर सहायता की आवश्यकता को समाप्त कर देने के लिए उन्हें कारोबार में बसा देने का यत्न करना था। यानी वह केवल एक अन्न वस्त्र और औषधि देना, इतनी वह शरणार्थियों की आवश्यकता न होकर उनको रोजगार देना, उनको खुद के पैरों पर खड़ा करना, उनको रोजगार देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, यानी उनको मजदूरी देना और खुद का जो अन्न पानी है वह खुद कमाने, उसके लिए सहायता करना, ऐसा वह दफ्तर का काम था। मंत्री महोदय ने मुफ्त राशन और वासस्थान देने वाले कैंपों को 6 मास में समाप्त कर देने का नोटिस दे दिया था। यानी जो भी मुफ्त में कैंप चला रहे हैं उस कैंप में राशन कपड़ा वो भी है, वह 6 महीने में सब कुछ जो कैंप है बंद करने का आदेश दे दिया था। वे देश से अन्न कष्ट और बेकारी दूर करने के लिए बड़े भारी आर्थिक बोझ के साथ शरणार्थियों के लिए 10 लाख रुपया प्रतिदिन का व्यय सरकार के कंधों पर बनाए रखने के
के लिए तैयार न थे। यानी वे जो शरणार्थी थे उनको मुफ्त में अन्न पानी भोजन है, जो भी वहाँ सेवा है मुफ्त में देने वाली, वहाँ प्रतिदिन 10 लाख का जो खर्चा था वहाँ सरकार पर दबाव था। सरकार को प्रतिदिन 10 लाख रुपए खर्चा होता था शरणार्थियों पर, और यह जो सरकार है, यह सरकार वह प्रतिदिन 10 लाख का बोझ जो है वह उठा नहीं सकती थी। इसलिए वह शरणार्थियों को रोजगार देकर खुद का खुद कमाने में सहायता कर रही थी। शरणार्थियों के विरुद्ध कई प्रकार की शिकायतें आ रही थी। शरणार्थियों ने रोजगार आरंभ कर दिए हैं, अच्छा भला कमा रहे हैं, फिर भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। यानी वो शरणार्थियों के विरुद्ध कई प्रकार की शिकायतें आ रही थी। कोई कोई शरणार्थी रोजगार पा लिया है, रोजगार प्राप्त कर रहे, पैसा कमा रहे हैं, फिर भी कैंप से मुफ्त में राशन पा रहे हैं। ऐसी शिकायतें आ रही थी। काम करना ही नहीं चाहते, यानी वह काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उसको मुफ्त में राशन वो मिल रहा है। अच्छा भला पहनते हैं, अच्छा भला खाते हैं, पर मुफ्त राशन और जगह नहीं छोड़ते। यानी अच्छा भला कमाते हैं, कमाते हैं, रोजगार भी पा लिया है, अच्छे खासे पैसे भी आते हैं, अच्छा खासा आयश आराम से रहते हैं, और मुफ्त का जो राशन है वह नहीं छोड़ते, और जो कैंप में रहने की मुफ्त की जगह है वह भी नहीं छोड़ते। पार्टीशन क्या हो गया, यह तो जमाई बन बैठे उन्हें खोखले और नीलो खेड़ी में रहने की जगह और काम दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहते। यानी उनको कैंपों में एक आश्रय दिया तो वह वही जवाई बनकर वही बैठ गए, वही कायम स्वरूप बैठने की सोच रहे, और उनको रोजगार भी देने के लिए कहा, और दूसरे स्थान पर उनको रोजगार भी है, उनका रहने की भी जगह है, फिर भी वहाँ कैंपों से हिलना नहीं चाहते थे, दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरे लोग अपने पेट पर पट्टी बांधकर इनके लिए 10 लाख रोजाना कहाँ तक दे रहे। यानी जो दूसरे सरकार जो है वह 10 लाख कितने दिनों तक देगा हर रोज। तारा को बहुत बुरा लगा था, वह भी शरणार्थी थे, 350 वेतन पा रही थी, ऐसे जीवन की तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। यानी वह भी एक शरणार्थी ही थी। तारा जो थी एक शरणार्थी थी, और उसको 350 रुपये यानी 275 रुपये तनख्वाह थी, और वह भी कुछ सोच रही थी। 150 पर भी यह काम करने के लिए तैयार थी। तारा का व्यय इससे अधिक नहीं था ही नहीं, यानी वो 150 रुपये कम से कम करना चाहती, इसके अधिक नहीं। दफ्तर में कई काम बढ़ गए थे। शरणार्थियों को मकान बना बना रखने के लिए जमीन की व्यवस्था, गृह उद्योग के लिए साधन और सुविधा प्रस्तुत करना। यानी दफ्तर के जो काम थे, दफ्तर में काम बढ़ गए थे। शरणार्थियों को मकान दिलाना, मकान के कागजात वो तैयार करना, इतना ही नहीं, जो छोटे मोटे गृह उद्योग है वह निर्माण करके रोजगार देना, ऐसे अनेक काम बढ़ गए थे। नए मंत्री महोदय का आदेश था, दफ्तर में और अधिक आदमी नहीं लिए जाएंगे। यानी नए मंत्री जो उसका आदेश था कि दफ्तर में इसके आप ज़्यादा जो भर्ती है कामगारों की वह नहीं करनी चाहिए। फिर से काम का बंटवारा हुआ। सुपर असिस्टेंट के सुझाव पर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने इस्तीफों को कर्ज और गृह उद्योगों की सहायता से प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही का काम तारा को सौंप दिया। यानी वह जो भी काम है गृह उद्योग का, कर्ज का, ऐसे प्रार्थना पत्रों का काम जो है वो जो वहाँ के सुपर असिस्टेंट है उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने तारा को वह काम सौंप दिया। यानी तारा पर काम का बोझ बढ़ गया। उसे अलग कमरा दे दिया गया। उसके लिए एक चपरासी भी नियत हो गया। यानी तारा का जो विभाग है वह अलग बना दिया गया, और तारा की मदद के लिए एक चपरासी भी रखा गया। तारा फाइलों में डूबी हुई थी। हुजूर सुनकर तारा ने आँख उठाई। तारा जो थी वह काम में अपने व्यस्त थी, पूरे फाइलों में डूब चुकी थी, और वह किसी ने हुजूर ऐसी आवाज़ दी, और वह तारा ने आंख उठाकर देखा। असिस्टेंट डायरेक्टर सितोले साहब के चपरासी ने सलाम किया। साहब ने इस माई को आपके पास भेजा है। यानी वह असिस्टेंट डायरेक्टर का जो चपरासी था वह कह रहा है कि साहब ने इस महिला को आपके पास भेजा है। चपरासी ने निवेदन किया और एक बुढ़िया को भीतर आ जाने का रास्ता दे दिया। यानी चपरासी ने तारा से अनुमति मांगी और उस बुढ़िया को अंदर आने के लिए आदेश दे दी गया। बुढ़िया मैले से दुपट्टे में सिमटी हाथ जोड़े थी। उसकी
बदरंग सलवार कमीज, सुर्खियों से भरा चेहरा, आंसू पोंछी आंखें दिल दिल को बेध रही थी। यानी उसका जो चेहरा था वह सुर्खियों से भरा था। शरीर पर एक फटी पहली मैली पुरानी कमीज थी वह, और तारा देखकर देखती रह गई। तारा ने बुढ़िया की ओर देखा। उसके मुख से निकल आया, बिंदु बिंदु की दादी। यानी तारा ने बुढ़िया की तरफ देखा और तारा के मुंह से निकल आया कि बिंदु की दादी। सगरूर सगरूर ने आई शरणार्थी बुढ़िया, उसकी बहू और बच्चे कश्मीरी गेट के कैंप में तारा के साथ थे। यानी वहाँ पर तारा जो कश्मीरी गेट के कैंप में थी वहाँ पर उस बुढ़िया के बच्चे थे। बुढ़िया सूख कर पिंजरा साथ रह ग- बुढ़िया जो है वह बुढ़िया सूख कर पिंजर साथ रह गई थी। तारा कुर्सी पीछे धकेल कर उठ गई और आगे बढ़कर बुढ़िया की बाह पकड़ ली। यानी तारा ने कुर्सी से उठकर उसकी बाह पकड़ ली। बुढ़िया ने तारा का शोर पहचाना और उसके पांव पर गिर पड़ रो पड़ी। यानी बुढ़िया ने भी, उस वृद्ध महिला ने भी तारा को पहचाना और उसके पैरों पर गिर कर रो पड़ी। तारा के आंसू बह आए। उसने बुढ़िया को बाहर से ऊपर खींचकर उठाया और कुर्सी पर बैठाने लगी। यानी तारा के भी आंसू भरा, तारा के ही आंखों में आंसू आया। तारा ने उस बुढ़िया को उठाया और कुर्सी पर बिठाने लगी। बुढ़िया न न कर दुहाई दे रही थी, जिधे बेटी, मैं कभी कभी इस पर नहीं बैठी। यानी वह बुढ़िया कह रही कि रहने दे बेटी, मैं इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठी। कुर्सी पर जबरन बैठा दी जाने पर बुढ़िया पाँव कुर्सी पर समेट कर अकूटे बैठ गई। यानी उस बुढ़िया को ज़बरदस्ती से कुर्सी पर बिठा गया तो वह कुर्सी पर पाँव जो है अकूट कर बैठ गई। तारा सोए मेज पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखे उसकी बात सुनने लगी। यानी तारा जो है उस बुढ़िया के कंधे पर हाथ रखकर उसकी बात क्या है, उसका कहना क्या है, सुनने लगी। दिसंबर से कश्मीरी गेट का कैंप समाप्त हो गया था। तब से बुढ़िया अपनी बहू और पोते पोती को लेकर मोरी गेट की फसील के पास गली में एक गिरे से मकान की एक कोठरी में रह रही थी। यानी वह दिसंबर माह से जो कश्मीरी गेट का कैंप है वह कैंप समाप्त हो गया था और शरणार्थियों को वहां से निकाल दिया गया था। तब से वह जो बुढ़िया थी, वृद्ध महिला थी, अपनी बहू को लेकर किसी एक मोरी गेट की फसील के पास एक गली में एक गिरे हुए मकान में रह रही थी। सब टोकरियों में पूरे पूरे परिवार भरे हुए थे। वह और बहू दोनों कभी पंसारी के यहाँ मसाले कूट पीस कर, कभी बनिए के यहाँ दाल बीन कर या दल कर निर्वाह कर रही थी। यानी उसकी बहू और वह जो है कभी मसाले का काम या कभी जो भी काम मिलता है वह काम मिलकर करके वह खुद का निर्वाह कर रही थी। दोनों मिलकर कभी 14 आने, कभी 18 आने जमा कर देती थी। कभी कभी काम नहीं भी मिल पाता, बहू का सब जेवर समाप्त हो चुका था। यानी वह कभी कभी 8 आने, कभी 7 आने, कभी 14 आने, ऐसे वह उस पर मजदूरी से वह जमा करती थी और कभी कभी काम भी नहीं मिल जाता था तो बहू के जो जेवर थे वह जेवर उन्होंने बेच चुके थे, समाप्त हो चुके थे। बुढ़िया ने तीसरे महीने की 8वीं तारीख को सिलाई की मशीन के लिए दरखास्त की थी। यानी बुढ़िया ने 8वीं तारीख को सिलाई मशीन के लिए आवेदन किया था, दरख्वास्त की थी। चौथे महीने की 22 तारीख को इंस्पेक्टर को उसने 5 रुपये भी दे दिए थे। यानी जो चौथे महीने में यानी अप्रैल महीने में जो वह है सिलाई मशीन के लिए जो इंस्पेक्टर है, यानी जिसके हाथ में वह है विभाग है, उसको उसने उसने 5 रुपये भी दिए थे। आप सुमित्रा कह रही थी कि 10 रुपये और देगी तो मशीन मिलेगी। यानी वह जो वहाँ के जो इंस्पेक्टर है वह कह रहे कि 10 रुपये और दे दो तब तुम्हें सिलाई मशीन मिलेगी। बुढ़िया ने महाराज जी की सौगंध खाकर कहा, अब उसके पास रुपए नहीं थे। यानी बुढ़िया ने महाराज जी के भगवान की कसम खा के कहा कि मेरे पास तो आप पैसे नहीं है, मशीन नहीं मिल सकती तो उसके 5 रुपये ही वापस मिल जाए। बिंदु बीमार थी। यानी वह कह रही कि मशीन नहीं मिलती तो पहले मैंने जो 5 रुपये दिए हैं वह भी वापस दे दो। बिंदु जो है वह बीमार थी। डॉक्टर कहता था
संतरा खिलाओ, दूध पिलाओ, जब तक छल्ला छल्ला चूड़ी बाकी था तब तक खिलाया। यानी वो बच्ची है बिंदु और वो कहता है डॉक्टर जो इस बच्ची को संतरा खिलाओ, दूध पिलाओ यानी अच्छी देखभाल करो और जो भी सब कुछ जेवर था तब तक हमने बेच कर खिलाया लेकिन आप तो कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से पिलानी सुमित्रा को दूसरी बार भी मशीन मिल चुकी थी। यानी जो अन्य जो सुमित्रा थी उसको दूसरी बार भी मशीन मिली थी लेकिन इनको पहली बार भी नहीं मिली थी। उसे मदद के लिए 200 रुपये भी मिले थे। यानी सुमित्रा को दूसरी मशीन मिली थी, 2 मशीनें मिली थी और वह 200 रुपये भी मिले थे। उसका मर्द विलायती शाही बनकर भी वेतन बेचता था, गरीबों की ही सुनाई नहीं थी। यानी वह वहाँ पर जो अच्छे लोग हैं ये है उनकी मदद होती थी और गरीब को कोई सुनता नहीं था, ऐसी वह बता रही है। तारा ने गहरी सांस लेकर दांत दबा लिए। 2 मास से सिलाई की मशीन असिस्टेंट डायरेक्टर की ओर से उसी की देख रेख में बट रही थी। यानी 2 मास से तारा के यहाँ भी वह मशीनें बटने का विभाग आ गया था। 72 मशीनें दी जा चुकी थी। ऐसी शिकायतें की भनक उसे दरियागंज गली में भी मिल चुकी थी। यानी वह ऐसी शिकायतें आ रही थी। तारा 1 मिनट गाल पर उंगली रखे सोचती रही। वह दफ्तरी कार्रवाई से परिचित हो चुकी थी। यानी तारा सोच रही थी और जो भी दफ्तर में जो भी कारनामे कार्रवाई हो रही थी वह समझ चुकी थी। तारा ने क्लर्क पद्म सिंह को बुलाकर आदेश दिया, ठाकुर साहब इस बुढ़िया का बयान लिखकर इसका अंगूठा लगवा लीजिए। बयान 2 क्लर्कों के सामने लीजिए, उनके भी दरख्वास्त करवा दीजिए, दस्तखत करवा दिए। यानी तारा ने जो क्लर्क है जो लिपिक है पद्म सिंह है उसको बुलाया और कहा कि ठाकुर साहब से कहकर इस बुढ़िया का बयान लीजिए और जो अन्य जो क्लर्क है उन दोनों के सामने इसका बयान लीजिए और उनकी भी दस्तखत उनकी भी स्वाक्षरी लीजिए, ऐसा कहा। बिंदु की दादी से तारा ने कहा, पहले ठाकुर साहब को अपनी बात लिखवा दो, फिर मेरे पास होकर जाना। यानी वह कहती है कि बिंदु की दादी को कि पहले ठाकुर साहब जो है इनसे बात करो, लिखवा दो और फिर तुम मेरे पास से होकर जाना। बिंदु की दादी तारा के कमरे में आई तो उसने फिर तारा का पाँव पकड़ लेना चाहा, गिड़गिड़ाकर बोली, सरकार से मशीन दिला दो। यानी वह जो बुढ़िया है वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है तारा को कि सरकार से मशीन दिला दो। मेरी बहू मशीन चलाना जानती है, महाराज जी की सौगंध है, हम जितना हो सकेगा हर महीने कर्जा चुका दिया करेंगे, सुध भी दे देंगे। यानी वह कहती है कि मेरी बहू जो है वो मशीन चलाना जानती है और जो भी वह होगा हर महीने वह चुकता करेगी, ऐसा वह कहती है। तारा ने बिंदु की दादी की मुट्ठी में 10-10 के 2 मुट्ठे हुए नोट देकर कहा, तुम लड़की का इलाज कराओ, डॉक्टर जैसे जैसे कहे खाने को देना। यानी तारा ने जो 10-10 के 2 नोट यानी 20 रुपये उसके हाथ में दिए और कहा कि तुम लड़की का इलाज कराओ, डॉक्टर जो जो कहता है वह उसको खाने को दे दो। ज़रूरत हो तो मुझे बताना, आशा है मशीन तुम्हें अगले महीने के पहले हफ्ते तक मिल जाएगी। यानी तारा कह रही कि ज़रूरत हो तो मुझे बताना और मशीन जो है तुम्हें अगले महीने के पहले सप्ताह में मिल जाएगी। बुढ़िया तारा को गले लगाकर फिर रो पड़ी, बेटी महाराज ने यह हाल कर दिया कि मैं भीख ले रही हूँ। यानी वह बुढ़िया जो है तारा के गले लगकर रो रही है और कह रही है कि महाराज जी ने यानी भगवान ने ये ऐसा समय दिया है कि मैं भीख ले रही हूँ। महाराज ही दया करके उबारेंगे, मैं तेरे रुपए वापस कर दूंगी, कर्ज लेकर नहीं मरूंगी, इस जन्म का जो हुआ अगले जन्म का क्या होगा। यानी वो बुढ़िया कह रही है कि मैं जो है महाराज जी की कृपा यदि हुई तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, कर्ज वापस कर दूंगी और मैं कर्ज में नहीं मरूंगी और अगले जन्म का तो इस जन्म में भी इतनी अवस्था है तो अगले जन्म में क्या होगा, ऐसा वे बता रही है। तारा ने इंस्पेक्टर भानुदत्त के विरुद्ध खेमी माई की शिकायत की फाइल बनाकर सुपरिटेंडेंट साहब के यहाँ भेज दी थी। यानी तारा ने फाइल बनाई उस बुढ़िया की भानुदत्त के विरुद्ध इंस्पेक्टर भानुदत्त के विरुद्ध और वहाँ सुपरिटेंडेंट के पास भेज दी। सुपरिटेंडेंट ने भानुदत्त की इंक्वायरी पर मशीनें पाने वाले लोगों की लिस्ट मंगवाई और तारा को आदेश दिया कि सीनियर इंस्पेक्टर इंद्रनाथ के साथ स्वयं जीप पर जाए और इंक्वायरी करे कि जिन लोगों को मशीनें दी गई है उनके पास मशीनें है या नहीं, उनके पत्ते ठीक है या नहीं। यानी जो वह
जो वहाँ से भानुदत्त ने मशीनें बँटवाई है, उनकी लिस्ट मंगवाई और तारा को एक सीनियर इंस्पेक्टर के साथ जाकर खुद जिसको मशीन दी है उसके पास जाकर मशीनें है या नहीं, वह सच-सच है या नहीं, इंक्वायरी करने के लिए कहा। तारा और इंद्रनाथ ने 11 स्थानों पर जाँच की। 3 जगहों पर इंस्पेक्टर के 20-20 रुपये रिश्वत लेने की शिकायतें मिली। 2 पतों पर मशीन पाने वाले थे ही नहीं। यानी तारा ने और इंद्रनाथ ने मशीनें 11 स्थानों पर जांच की, तो वहाँ पर 20-20 रुपये जो रिश्वत यानी भ्रष्टाचार करने की शिकायतें मिली और दो पतों पर मशीन पाने वाले है ही नहीं थे, यानी वहाँ कोई नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर सितोले साहब ने भानुदत्त को ड्यूटी से स्थगित किए जाने का ऑर्डर दे दिया और उसको नौकरी से पृथक कर देने का मामला डायरेक्टरी की सिक्योरिटी के लिए भेज दिया था। यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो भानुदत्त था उसको ड्यूटी से निकाल देने का आदेश दिया। दफ्तर में अच्छा खासा हल्ला हो गया। भानुदत्त कांग्रेस का खद्दरधारी कार्यकर्ता था, यानी दफ्तर में जो था एक झगड़ा हो गया और बातचीत हो गई और भानुदत्त जो था वह कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस का ये था। सत्याग्रह में जेल भी गया था। उसने प्रभावशाली कांग्रेसी लोगों के यहाँ जाकर अन्याय के विरुद्ध दुआही दी, यानी उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के पास जाकर जो अन्याय हुआ है उसकी दुहाई दी। दफ्तर के अपर ग्रेड और लोअर गेट क्लर्कों की हड़ताल करवाने की भी कोशिश की थी, यानी दफ्तर के कामकाजों को हड़ताल करने की भी रोकने की भी कोशिश की थी। बहुत से क्लर्क वास्तविक स्थिति जानते थे, इसलिए हड़ताल का यत्न असफल रहा। यानी जो अन्य जो लिपिक है वह भी सच क्या है यह जानते थे, तो उन्होंने भी हड़ताल करने के लिए आगे नहीं बढ़े और जो भी उसका भानुदत्त का हड़ताल था वह असफल रहा। भानुदत्त ने अन्याय के विरुद्ध अनशन की घोषणा कर दी। वह सफ़ेद खद्दर का कुर्ता पायजामा और गांधी टोपी पहनकर दफ्तर के बरामदे में काला कंबल बिछाकर लेट गया। यानी वो भानुदत्त ने अनशन करने की सोची और उसने काला सफ़ेद कपड़े पहनकर और काला चादर बिछाकर जो ऑफिस था उसके बरामदे में उसने अनशन करना प्रारंभ कर दिया। उसने एक कागज़ पर अपना बयान लिखकर रख लिया था। जो पूछने आता उसे पढ़ा देता। बयान का भावार्थ इस प्रकार था, यानी उसने एक किस लिए उसने उपोषण लिया, क्या लिया, यह सब कुछ उसने लिख कर रखा था और जो भी कोई उसको पूछता, जो भी पूछताछ करता उसको वह बयान सुनाता था। बयान का भावार्थ जो था वह इस प्रकार था। मेरे विरुद्ध असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मिस तारापुरी ने रिश्वत का जाली केस बनाया है। यानी उसका भावार्थ यह था कि तारा ने मेरे विरुद्ध रिश्वत लेने का केस बनाया है। मेरे प्रति उनकी नाराज़गी का कारण यह है कि मैंने उनके हुक्म पर उनकी मौसी खेमी को सिलाई की मशीन दी जाने की सिफारिश नहीं की। यानी तारा का यह कहना था कि मैंने उसकी मौसी जो खेमी थी उसको सिलाई मशीन नहीं दी थी, यह था। मिस तारापुरी इस दफ्तर में 300 रुपया महीना पाती है, वे अपनी मौसी की सहायता क्यों नहीं करती। यानी जो मिस तारा जो है 300 रुपये महीना तनख्वाह पाती है, तो वह खुद मौसी की सहायता क्यों नहीं करती, ऐसा वे कहते हैं। डिपार्टमेंट के अफसरों पर मिस तारापुरी का नाजायज़ प्रभाव है। यानी वह डिपार्टमेंट के जो अन्य लोग हैं वह भी तारा के प्रभाव में है, यानी तारा की बात सुनते हैं। वह क्लब में जाकर अफसरों के साथ शराब पीती है और नाचती है। यानी वह उसने लिखा था कि वह अन्य अफसरों के पास क्लब में जाती है, शराब पीती है, नाचती है, ऐसे वह कहता। उसकी मुनासिब असबी बातें मानी जाती है, यानी तारा की जो भी बात है वह अन्य अफसर मानते हैं। तारा ने भानुदत्त का मामला पेश करते समय स्वयं दफ्तर में नौकरी पाने से पहले 7 मार्च को खेमी माई की दरख्वास्त आने की बात रिसिप्ट क्लर्क के रजिस्टर के प्रमाण सहित लिख दी थी। यानी तारा ने भी जो वह दफ्तर में, यानी तारा इस दफ्तर में आने से पूर्व जब उस खेमी की शिकायत थी, बुढ़िया की, उस वृद्ध स्त्री की शिकायत थी, वह वही के क्लर्क के रजिस्टर के प्रमाण सहित लिख दी थी, यानी उसने सबूत दिया था। इस विषय में उसे कुछ नहीं कहना था, यानी तारा को कुछ नहीं कहना था। इसने स्वयं वह सबूत दिया था कि तारा इस विभाग में नियुक्त होने से पहले ही उस वृद्ध महिला ने दरख्वास्त की थी, प्रार्थना की थी। सहायता और पुनर्वास विभाग के डायरेक्टर मित्तल साहब को कांग्रेस के कई प्रभावशाली लोगों के टेलीफोन आए कि मामले को रफा दफा कर दे। यानी वहाँ पर जो
विभाग के डायरेक्टर थे मित्तल साहब, उसको कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं का फ़ोन आया कि मामले को दबा दे, रफा दफा कर दे। मित्तल साहब बदली हुई स्थिति से बेपरवाह नहीं थे, विवशता प्रकट कर देते। फाइल डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पास है, उनके ही निर्णय से मुझे चलना होगा। यानी जो मित्तल साहब कहते हैं, फाइल जो है यह डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास है, उसके निर्णय से ही मुझे चलना होगा, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा वे कहते थे। भानुदत्त के अनशन के चौथे दिन तारा को दोपहर के समय डायरेक्टर साहब का फ़ोन मिला। यानी भानुदत्त का चौथे दिन का अनशन चल रहा था, तो वह डायरेक्टर का फ़ोन तारा को आ गया कि कुछ मिनट के लिए तुरंत उनके कमरे में आ जाए। यानी डायरेक्टर साहब ने कुछ मिनट के लिए तारा को बुलाया। डायरेक्टर साहब के कमरे में एक बिना दाढ़ी मूंछ का गर्दन तक केश छड़े पठान लड़का बैठा दिखाई दिया। यानी तारा के उस डायरेक्टर के साहब में एक लड़का बैठा था जो पठान था, बिना मूंछ दाढ़ी के। खद्दर का कुर्ता और कंधे पर तह किया दुपट्टा था। यानी उसने खद्दर का कुर्ता और कंधे पर दुपट्टा उस प्रकार का था। मित्तल साहब ने विनय से परिचय करवाया। मिस तारापुरी स्त्रियों के लिए सहायता विभाग का काम कर रही है। यानी उसने उस युवक को कहा कि यह तारा है और स्त्रियों की सहायता के लिए इसने विभाग में काम कर रही है। यह स्वयं सब स्थिति स्पष्ट कर देगी। डायरेक्टर ने आगंतुक की ओर संकेत किया। यानी डायरेक्टर ने कहा कि यह खुद जो भी समस्या है वह खुद बता दिया और वह एक संकेत किया। कुमारी मंजुला सेवा भाई को तो जानती है ना, आप हमारे विभाग की पथदर्शक और परा परामदा परामर्शदात्री है। मिस तारापुरी बैठी है। यानी वह कहती कि आप जो है हमारे विभाग की एक अच्छी है और तुम कुमारी मंजुला को सेवा भाभी जानती हो, तो तुम आकर बैठिए, ऐसा वह कहते हैं। मित्तल साहब ने कुमारी सेवा भाई को बताया, मिस तारापुरी से सीनियर इंस्पेक्टर के साथ स्वयं जाकर इंक्वायरी की है। यानी वो मित्तल साहब कह रहे हैं उसको जो कुमारी सेवा भाई आए हैं वह उनको बता रहे हैं कि मिस तारा ने सीनियर इंस्पेक्टर के साथ खुद जाकर इंक्वायरी की है, देखा है। क्या इंक्वायरी की है? कुमारी सेवा भाभी डायरेक्टर को टोक कर तारा से अंग्रेजी में बोली। यानी वह जो महिला है वह महिला तो डांट कर कह रही कि क्या इंक्वायरी करी, ऐसे तारा से अंग्रेजी में बोल रही। मैं सब जानती हूँ, गरीबों पर सरकारी दबाव डालकर जो चाहे कहलवा दिया जा सकता है। यानी वह कहती है तारा से कि गरीबों पर दबाव डालकर सरकार से जो चाहे वह किया जा सकता है, ऐसा वह कह रही है। कितने ही लोगों ने मेरे पास आकर कहा है भानुदत्त पुराना कांग्रेसी है, जेल गया है, वह बेईमान बन गया। यानी वह कितने लोगों ने कहा है कि भानुदत्त जो थे अच्छा है, कांग्रेसी है और वह जेल जा चुका है, बेईमान बनाया गया है, ऐसा हुआ। तुम उस गरीब के पीछे पड़ी हो, इतनी तनख्वाह से पेट नहीं भरता, मशीनें भी अपने ही घर ले जाना चाहती हो। यानी वह कहती है कि इतनी तुम्हारी जो 300 रुपये तनख्वाह है, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरता और वह तो गरीब है भानुदत्ता, और तुम उसके पेट पर पैर रख रही हो और इतनी तनख्वाह से तुम्हारा पेट नहीं भरता, जो मशीनें तुम तुम्हारे घर ले जाना चाहती हो, ऐसा वे कर रही है। डायरेक्टर साहब कुमारी सेवा भाई के इस अप्रत्याशित व्यवहार से सत्र रह गए इतनी प्रतिष्ठित प्रभावशाली महिला से क्या कहते। यानी जो डायरेक्टर साहब हैं सब कुछ सुनते गए और उतनी प्रभावशाली महिला से क्या कहते, यह प्रश्न था। कुमारी जी ने तारा को डायरेक्टर के सामने ही धमकाया, तुम कौन होती हो उसे नौकरी से निकालने वाली। यानी वह डायरेक्टर कुमारी तारा ने जो वह कुमारी सेवा भाई जो स्त्री थी, उसने तारा को डायरेक्टर के सामने धमकाया कि तुम कौन हो सकती हो भानुदत्त को नौकरी से निकालने की। मैं प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके तुम्हें ही निकलवा दूंगी। तुम्हें भानुदत्त से माफ़ी मांगनी होगी। यानी वो कहती कि तुम्हें भानुदत्त से माफ़ी मांगनी होगी। तारा की गर्दन ऊंची हो गई, वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई धीमे परंतु स्थिर स्वर में बोली। यानी वह तारा की गर्दन जो है ऊंची हो गई, वह कुर्सी से करवट कर धीमे परंतु स्थिर स्वर में बोली, मैडम मैं इस डिपार्टमेंट की कर्मचारी हूँ, आपको मुझे कुछ कहना है तो विभाग के डायरेक्टर की मार्फत कहिए। वह मित्तल की ओर घूम गई। सर मैं जा सकती हूँ। यानी वह कहती है
कि मैं जो हूँ इस विभाग की कर्मचारी हूँ, मुझे जो कुछ भी आपको कहना है वह डायरेक्टर साहब के द्वारा कहलवाइए, आप न बोलिए, ऐसा कहती है। और वह डॉक्टर साहब के तरफ घूमकर कहती है कि सर मैं जा सकती हूँ। मिस्टर मित्तल ने कह दिया, मिस तारापुरी मुझे अफसोस है, इस समय आप जा सकती है। यानी वह डायरेक्टर साहब कहते कि मित्तल साहब कि मुझे अफसोस है कि आप इस समय जा सकते हैं। 10 मिनट बाद तारा को फिर डायरेक्टर का फ़ोन आया, मिस तारापुरी मुझे मुझे इस घटना के लिए बहुत खेद है। आपका व्यवहार सरल था, उचित था। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन जाए। यानी वह डायरेक्टर साहब का पुनः तारा को फ़ोन आया और वो कह रहे कि वो आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया, खेद है, लेकिन आपका व्यवहार सरल था, अच्छा था, उचित था, लेकिन आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन जाए, ऐसा वे कह रहे हैं। तारा 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 के जाने पर डायरेक्टर ने उसे समीप बैठा कर समझाया, सेवा भाई के सामने मैंने आपको इसलिए बुलवाया था कि 2 महिलाओं में शांति से बात हो सकेगी, लेकिन इस औरत का दिमाग ठिकाने नहीं है। यानी वह कहता है कि तारा को मैंने उस महिला के सामने आपको इसलिए बुलवाया था कि आप दोनों के बीच शांति से बात हो, लेकिन उस महिला का दिमाग ठिकाने नहीं है, वह आकर भड़क गई। प्राइम मिनिस्टर के मुँह लगी है, हर जगह नाक डालती है। मैं तो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लिखूंगा ही, लेकिन आप मिस्टर रावत के कान में बात ज़रूर डाल दीजिएगा। यानी वह कहता है कि वह जो महिला है बड़ी है, प्राइम मिनिस्टर तक जाती है, कहाँ पर भी नाक डालती है, ऐसा वह कहता है। आप एक बार जो है वह बात रावत के कान तक डालिए, रावत को सुनवाइए, ऐसा वह कहता है। तारा का मन अपमान से जल रहा था। संध्या से उसे बहुत भरी हुई देखकर मर्सी ने बार बार पूछा, क्या बात है। यानी वह तारा क्रोधित थी, खुद को अपमानित समझकर संध्या में बहुत नाराज थी, तो मर्सी बार बार पूछ रही थी क्या बात है। तारा ने सब बता दिया और बोली, मन करता है इस्तीफा दे दूं। मर्सी ने समझाया, ऐसा न करना, इस कांग्रेसियों का तो सभी जगह यही हाल है। यानी वो मर्सी ने समझाया कि तुम इस्तीफा मत देना, वही बने रहना, ऐसे कांग्रेसियों का तो सभी जगह ऐसा ही हाल है। अस्पताल में जिसे देखो मिनिस्टरों और पार्लियामेंट के मेंबरों की चिट्ठी लिए चला आ रहा है। यानी अस्पताल में भी कांग्रेसी मिनिस्टर या पार्लियामेंट के मेंबर से चिट्ठी लेकर आ रहा है। जुकाम हो जाए तो वार्ड में जा लेटते हैं और सब कुछ ही करवा लेते हैं। यानी जुकाम हो जाए या छोटी मोटी ही बीमारी हो जाए तो वह मिनिस्टर से चिट्ठी लेकर आ जाते हैं और वार्ड में लेट जाते हैं। जो गरीब बीमार है उनके लिए जगह नहीं है। डॉक्टर अपने ऊपर के लोगों को यह करते, यानी वह जो सच में बीमार है उसके लिए वार्ड में रहने के लिए जगह नहीं है, और वह यह जो लोग हैं आते हैं और लेट जाते हैं, ऐसा वह जो मर्सी है वह तारा को बता रही है। 7:30 बजे तारा ने नरोत्तम को फ़ोन किया कि रावत साहब से मिलना ज़रूरी है। यानी 7:30 बजे तारा ने नरोत्तम को कॉल किया और कहा कि रावत साहब से मिलना ज़रूरी है। वह रावत के यहाँ नरोत्तम के साथ ही जाना उचित समझती थी। यानी तारा जो है वह रावत से मिलने के लिए नरोत्तम के साथ जाना एक सही उचित समझती थी। नरोत्तम 9 बजे सो आया। उसने बताया रावत शिमला गए हैं। यानी नरोत्तम आया और कहा कि रावत साहब जो है वहाँ शिमला गए हैं, सोमवार को लौटेंगे। तारा ने उसे भी घटना बता दी। नरोत्तम ने उसके विचार का समर्थन किया। यानी नरोत्तम ने कहा कि रावत साहब जो है वह सोमवार को आएंगे, और वह जो भी घटना हुई नरोत्तम को बताया और नरोत्तम ने उसके विचारों का समर्थन किया। आपका आत्मसम्मान पहले है, उस बोर्ड का मतलब क्या था। दफ्तर में जाने का गई थी तो डायरेक्टर को उससे खुद बात करनी चाहिए थी। यानी वह कहती है कि गई थी तो डायरेक्टर को खुद बात करनी चाहिए थी। डायरेक्टर ने मुसीबत आप पर डालनी चाहिए होगी। यानी वो डायरेक्टर को बात करनी चाहिए थी रावत साहब से, जो डायरेक्टर का काम है उसने आप पर डाल दिया। तारा ने उत्तर दिया, डायरेक्टर खुद कह रहे थे पीएम के मुँह लगी है, सब डरते हैं उससे, पीएम को जाने क्या समझा दे। यानी वह डायरेक्टर साहब ने कहा था कि वो जो महिला है वह पीएम तक जा चुकी है,
है, जा चुकी है। पीएम तो बताएगी, क्या समझा देगी, ऐसा वे कह रहे थे। भानुदत्त ने कुमारी सेवा भाई के आश्वासन पर अनशन समाप्त कर दिया था। दफ्तर में सनसनी थी कि कुमारी सेवा भाई ने मिस तारापुरी के अन्याय और भ्रष्टता की शिकायत प्रधानमंत्री से कर दी है। तारापुरी टेम्परेरी सर्विस में थी, यानी वो तारापुरी जो थी वह टेम्परेरी सर्विस में थी और वह प्राइम मिनिस्टर से उसकी शिकायत की थी। दफ्तर में आशंका थी गरीब मारी जाएगी, यानी दफ्तर में शंका थी कि तारा जो है यहाँ मारी जाएगी। भानुदत्त के झगड़े